अगर आपकी उम्र से 20 साल ज्यादा के लोग दो गवाही दें कि ये यहीं पैदा हुए थे और हम इन्हें जानते हैं, तो वो अपनी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर निगम में दो लोगों का एफिडेविट दिलाकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के कार्यालय में अप्लाई कर सकते हैं और वहां से उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। मतलब इसको क्या SIR 2025 को सीरियसली लेना जरूरी है? बेइंतहा जरूरी है, लेकिन 2003 की लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं है उनको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराना होंगे नोटिस मिलने की स्थिति में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं हाँ बोल पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे SIR की। SIR बिहार में शुरू हुआ, उसे लेकर के बवाल मचा था। अब चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में इसे लागू कर दिया है। SIR क्या है और इसे लेकर के लोगों में क्या भ्रम है? क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है? क्या ये नागरिकता का प्रमाण है? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता वाकिफ हुसैन साहब। वाकिफ हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में आने के लिए। आदाब। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि SIR है क्या और क्यों कराया जा रहा है? SIR चुनाव आयोग द्वारा आजादी के बाद से समय समय पर कराई जाती रही है। जी। गुज़िश्ता 2002 से लेकर 2005 तक देश के विभिन्न प्रांतों में ये SIR कराया गया है। उत्तर प्रदेश में ये SIR विगत में 2003 में कराया गया है। ठीक है। अब ये 2025 में कराया जा रहा है। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इतने सालों में बहुत से लोग पलायन कर जाते हैं, बहुत से लोग मृत हो जाते हैं, बहुत से शिफ्ट कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत होती है कि वोटर लिस्टों को अपडेट किया जाए, अद्यतन किया जाए, उसकी त्रुटियों को मिनिमाइज किया जाए, बोगस वोटर्स न रहने पाए, इस कॉज को लेकर ये SIR की जाती है। नहीं, तो इसके लिए तो चुनाव आयोग हर साल चुनाव से पहले BLOs काम करते हैं और उनका पुनरीक्षण कराता है मतदाता सूची का। लेकिन SIR ही क्यों कराया जा रहा है? SIR और मतदाता पुनरीक्षण या वोटिंग लिस्टिंग, वोटर लिस्टिंग को अपडेट करना, दोनों में फर्क क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ। ये गहन परीक्षण है, जैसा कि इसके नाम से है कि स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू है, तो ये गहनता से किया जाता है। इसमें BLO या सरकारी उस नुमाइंदे की जिम्मेदारी ज्यादा होती है कि वो घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को चेक करेगा कि वो वोटर एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर रहता है या नहीं रहता है, कहीं स्थानांतरित तो नहीं हो गया है, या वो मृत तो नहीं हो गया है। ये गहनता से परीक्षण रूटीन के परीक्षण से थोड़ा अलग होता है। इस बार इसको जरा और थोड़ा सा टिपिकल बनाया है। वोटर की जिम्मेदारियां कुछ बढ़ा दी गई हैं। इससे पहले 2003 में जो SIR हुआ था उसमें वोटर की जिम्मेदारी नहीं थी, BLO की जिम्मेदारी थी कि वो घर घर जाएगा, देखेगा कि वो वोटर वहां रहता है नहीं रहता है, तो उसको फॉर्म भरकर, इन्यूमरेशन फॉर्म पहले भी भरा गया था और उसके जरिए ही ये SIR हुआ था। ठीक है। लेकिन उसमें वोटर की जिम्मेदारी कम थी। इस बार वोटर की जिम्मेदारी, मुझे ऐसा लगता है जो पूरे SIR की प्रक्रिया को पढ़ रहा हूं, कि वोटर की जिम्मेदारी कुछ जरा बढ़ा दी गई। ऐसा क्यों किया गया? ये सरकार की इसमें एक नीति है कि लोग जागरूक हों और अपने अधिकार को समझें और अपने लिए प्रमाण दें। तो जो SIR है उसमें चुनाव आयोग ने क्या-क्या गाइडलाइंस जारी की हैं जो एक आम मतदाता या आम नागरिक के लिए बहुत जरूरी हैं? चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस हैं वो डेट वाइज आपके सामने आ गई हैं, आपने देखी भी होंगी कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक अभी BLO घर घर जाकर मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म देगा। ठीक है। और अगर एक बार मतदाता नहीं मिलता है तो 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा और उसको वहां पर वो इन्यूमरेशन फॉर्म देगा। ठीक है। इन्यूमरेशन फॉर्म भरने की जिम्मेदारी मतदाता की है। मतदाता अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो वो किसी से भरवा लेगा और वो भरकर उस BLO को वापस कर देगा। आपने कहा कि BLO एक वोटर के पास 3 बार जाएगा।
3 बार में भी अगर मतदाता उसे नहीं मिलता है या वो फॉर्म नहीं लेता है, तो उसके बाद का एक्शन क्या है? क्या होगा उसके बाद? फॉर्म न लेने का तो नहीं समझ में आता कि फॉर्म नहीं लेगा। कोई मिलता नहीं घर पे? हाँ, मुझे कोई घर पे नहीं होता है, फिर क्या होगा? ये प्रश्न आपका बिल्कुल वाजिब है कि अगर वो घर पे नहीं मिलता है तो इसकी भी 2 कंडीशंस हैं। जी। एक तो वो घर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा भी पाया जाता है कि वोटर लिस्ट में मकान संख्या नील लिखा हुआ है। ठीक है। अब बीएलओ को इसे ढूंढने में दिक्कत होगी। हम्म। तो ये बीएलओ का दायित्व है कि वो तलाश करे, लोगों से पूछे, जानकारी हासिल करे कि भाई ये इस नाम का आदमी कहाँ रहता है। अगर वो तलाश कर लेता है तो ठीक है, और अगर वो तलाश नहीं कर पाता है तो वो अलग से अपने रजिस्टर पर, जो फील्ड उसका रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर पर लिख के भेजेगा कि ये वोटर फला अमुक नाम का, ये जो मकान नंबर नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। एब्सेंटी में उसको दिखा देगा, एब्सेंटी में उसकी रिपोर्ट कर देगा। अच्छा वाकई साहब, ये बताएं कि अगर मान लीजिए कि मैं एक आम वोटर हूँ, ठीक है, क्या मैं खुद भी फॉर्म भर सकता हूँ या बीएलओ पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा मुझे? नहीं, फॉर्म तो इनोग्रेशन फॉर्म तो आपको खुद भर के देना है, और आप मदद के तौर पर आप किसी रिलेटिव से या बीएलओ से मदद ले सकते हैं। क्या ऑनलाइन भी भर सकते हैं इसको? ऑनलाइन अभी पोर्टल पे मैंने आज तक देखा है तो वो मुझे नजर नहीं आया भरने का एक ऑप्शन। लेकिन ये बात आ रही है कि ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही भरे जा सकते हैं। तो एक तो बूथ लेवल जो ऑफिसर होता है, बीएलओ जिसे बोलते हैं, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? पहले तो वो आता था 10 के बनाता था, 10 के नहीं बनाता था। क्या इस बार ऐसा है कंपलसरी कि सबके पास जाना ही जाना पड़ेगा उसको? जी जी, ये तो बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो जितने उसको लिस्ट 2025 की दी गई है, उस 25 में अगर 500 वोटर्स दिए हुए हैं तो वो 500 वोटर्स के पास जाएगा, उनके घर पर जाएगा, है ना, परिवार के लोगों के पास जाएगा, और उनको वो इनोग्रेशन फॉर्म देगा, भरवाएगा। आप जैसा बता रहे हैं कि 2003 में उत्तर प्रदेश में हुआ है, बाकी पूरे देश में अलग अलग टाइम पे होता रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चाओं में इस बार ही क्यों है ऐसा यार? ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले एक बीएलओ की जिम्मेदारी थी, वो घर गया, उससे उसने पूछा कि भाई आप यहाँ रहते हैं, ये है, ये चीजें दीजिए, और उसने गहनता से परीक्षण करने के बाद आपका नाम शामिल करने की रिपोर्ट भेज दी, हो गया काम। यही था पहले का एसआईआर। पॉलिटिकल पार्टीज भी तो कहीं विरोध कर रही हैं, कहीं साथ में है, कहीं पक्ष में, कहीं विपक्ष में। तो ऐसा क्यों देखने को आ रहा है? बिहार से चर्चा शुरू हुई और पूरे देश में फैल गई। बिहार में तो बहुत जल्दी में किया गया। अब हमारे यहाँ जो इन 12 प्रदेशों में हो रहा है, खासतौर से मैं यूपी की बात कर सकता हूँ आपसे, तो इसमें बहुत समय दिया गया है। उसमें तो बहुत कम समय दिया गया था, बीएलओ घर घर पहुंच भी नहीं पाए थे, उन्होंने खुद फार्म भर दिए थे, बहुत जल्दी जल्दी किया गया काम। और अब ये काम बहुत प्रॉपर वे में किया जा रहा है। इसमें जो कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं जी, उन दिक्कतों के रिमूवल के लिए बहुत से संस्थाएं कोर्ट गई हुई हैं, वहां सुनवाई चल भी रही है, कोर्ट ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो जहां आधार बिल्कुल भी नहीं माने था, अब वो सिर्फ पहचान की शक्ल में उसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि हाँ साहब, पहचान के रूप में इसको हम ले सकते हैं। जो रिन्यूमरेशन फॉर्म है, इनोवेशन फॉर्म है, उसमें भी आधार ऑप्शनल तौर पर आ रहा है। लेकिन वो जो 11 प्रपत्र हैं, जिन 11 प्रपत्रों में आम आदमी जो जिसने न तो मैट्रिकुलेशन किया है, न उस समय बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है, उनके लिए थोड़ा दिक्कतें हैं। उनके लिए मेरा ये संदेश है कि उन्हें चाहिए कि वो जल्द से जल्द अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो तहसील से बनता है, आसानी से बन जाता है, उसे बनवा लें। लेकिन 11, आप 11 की बात कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद तो 12 आधार कार्ड को भी जोड़ दिया ना इसमें। तो अब तो 12 में से एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आपको। अभी जो, अगर आप 1987 से पहले के हैं तो। जी, अभी जो मेरी नॉलेज के मुताबिक उसमें आधार को उस तरह से नहीं जोड़ा है, उन 11 को अलग रखा है। अच्छा, 12 ये आधार ऑप्शनल है। मेरी नॉलेज के मुताबिक ये ऑप्शनल है अभी, और इसको पहचान की शक्ल में है, ये पहचान की हैसियत से इसको ऐड किया जा सकता है, लेकिन वो 11 ही है। 11 में एक जन्म प्रमाण पत्र है, जो उस समय तो कोई बनवाता ही नहीं था, और उसके बाद मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, और उससे आसान जो लगते हैं वो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, जो आसानी से बन जाते हैं। इसके अलावा
पेंशन पेमेंट ऑर्डर का भी उसमें तस्करा किया गया है, वन अधिकारी के प्रमाण पत्र का भी किया गया, जो चीजें नहीं है। पासपोर्ट का जहां तक सवाल है, पासपोर्ट तो यूपी में खास तौर से मैं कह सकता हूं, जो मेरे अंदाज है कि 8-10% लोग ही पासपोर्ट धारक हैं, तो बाकी वोटर्स कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए ये है। तो वाकिफ साहब ये बताएं कि सबसे आसान दस्तावेज कौन सा है जिससे आम नागरिक पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित हो या शिक्षित हो, दोनों बड़े आसानी से जमा कर सकते हैं? देखिए, पढ़े लिखे के लिए तो ये बहुत आसान है कि जिन्होंने हाई स्कूल किया है वो अपने हाई स्कूल की मार्कशीट तैयार रखें। ठीक है। और जो बेपढ़े लिखे लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो अपना जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र बना के रखें। जब उनसे ये मांगा जाएगा तो वो अपना ये प्रमाण पत्र दे देंगे और उनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 1987 से पहले के लोग और 1987 के बाद के लोग के लिए, दोनों के लिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग हैं, वो क्या है और वो कैसे फिल करनी पड़ेगी लोगों को? 1987 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं और उनका नाम 2003 उत्तर प्रदेश में 2003 की लिस्ट में है अगर, तो उन्हें किसी प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये हर प्रदेश में अलग अलग सन का दिया हुआ, जैसे आप उत्तर प्रदेश की 2003 की बात कर रहे हैं और अदर स्टेट की बात करें तो? कुछ प्रदेशों में 2002 में, कुछ में 2004 में अच्छा एफआईआर हुआ था। हाँ। तो जहां 2 में हुआ था वहां 2 को पिछले एसआईआर का, पिछले एसआईआर इस एसआईआर का। ओके ठीक है। अच्छा 1987 के बाद जो पैदा हुए हैं उनका क्या होगा? 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं और उनका लिस्ट में नाम है, 2025 की लिस्ट में नाम होगा, एग्जैक्टली होना चाहिए। ठीक है। तो उनको ये देखना होगा कि उनके वालिदैन का 2003 की लिस्ट में नाम है या नहीं। अच्छा, उनके पेरेंट्स का देखना पड़ेगा? उनके पेरेंट्स का देखना ही होगा कि उन पेरेंट्स में से एक का अच्छा, माँ या बाप का, किसी एक का भी। 2004 के बाद जो बच्चे पैदा हुए, ठीक है, तो क्या उनका एसआईआर में नाम जाएगा या नहीं जाएगा? 2004 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं और जिनका वोट बन चुका है, 4 और 18 जोड़ लीजिएगा, बन चुका है। अगर उनका बन चुका है तो वो इनुमरेशन फॉर्म भरेंगे। फॉर्म सबको भरना है? जिनका आएगा फॉर्म उन लोगों का आएगा जिन लोगों का लिस्ट में 2025 की लिस्ट में नाम है। और जिनका नहीं है वो तो फिर फॉर्म 6 भरेंगे। आएगा। 6 और 7 में फर्क क्या है? फॉर्म 6 और फॉर्म 7 दोनों है। फॉर्म 6 नए निर्वाचक के लिए है, नया वोट बनवाना चाहते हैं, तो नए वोटर के लिए वो फॉर्म नंबर 6 है। और 7 नंबर है वो है जहां डिलीशन का है। एक व्यक्ति अगर मृत हो गया है तो वो अपना नाम डिलीट कराना चाहेगा, उसके परिवार वाले कराना चाहेंगे तो फॉर्म नंबर 7 भरेंगे। फॉर्म नंबर 7 भरने की एक तरीका ये भी है कि मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुंतकिल हो गया, चला गया, ठीक है, तो वहां से मैं एक जगह से 7 नंबर फॉर्म भरूंगा और दूसरी जगह 6 नंबर भरूंगा। अच्छा, तो उस पते परिवर्तन के लिए भी ये काम फॉर्म नंबर 7 काम आता है। अच्छा ठीक है। इसमें एक सवाल मेरा भी है और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। जैसे ठीक है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, धौलपुर से, ठीक है, मैं आगरा में रह रहा हूँ, ठीक है, तो अब मुझे इस कंडीशन में क्या करना होगा? मेरा आधार आगरा का, मेरा मतदान धौलपुर का, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? 2025 में आपकी लिस्ट में आपका नाम कहाँ है? धौलपुर में है जी, और 2003 में भी धौलपुर में होगा जी। तो एक ऑप्शन तो आपके लिए ये है कि अपना वोट वहीं रखेंगे तो वहीं पर वो मैपिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अगर यहाँ चाहते हैं तो वहां आपको फॉर्म नंबर 7 भरना होगा, यहाँ आपको फॉर्म नंबर 6 भरना होगा। क्या दोनों जगह फॉर्म भरने पड़ेंगे? वहां 7 डिलीशन का भरना होगा। अच्छा, डिलीशन के लिए, ओके। और यहाँ 6 नंबर भरना होगा आपको नए वोटर बनने के लिए। और बहुत सारे लोगों के वोट दोनों जगह हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? वो तो खत्म हो जाएंगे अगर ये बहुत ट्रांसपेरेंसी और सिस्टम के साथ अगर ये एसआईआर हुआ। अगर फॉर्म नहीं भरा तो ऑटोमेटिकली खत्म होगा। अगर आपने वहां फॉर्म नहीं भरा तो एब्सेंटी होगा। देखिए, मैं अभी आपको बता चुका, ठीक है, आपका बीएलओ धौलपुर में पहुंचेगा, ठीक है, वो जब आपको वहां नहीं पाएगा तो एब्सेंटी एज ए एब्सेंटी आपको डिक्लेयर कर देगा। जब एब्सेंटी डिक्लेयर कर देगा तो उस लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। फिर वो जो एक दूसरा मरहला आएगा जिस मरहले में दावे और आपत्तियों का एक
प्रोसेस 1 महीने का रहेगा, उसमें अगर वहां अप्लाई नहीं करते हैं आप, तो नाम आपका हटा दिया जाएगा वहां से ऑटोमेटिकली। उस हर जगह से हटा दिया जाएगा जहां आप एग्जिस्ट कर रहे हैं वोटर की हैसियत से। अच्छा, एक सवाल मेरा यह है कि जैसे कि कोई विदेश में रह रहा है, ठीक है, उसमें क्या वो लोग भी नाम दर्ज करा सकते हैं अपना? उनके लिए फॉर्म 6A होता है, एनआरआईज के लिए होता है। वो क्या है? फॉर्म 6A है, वो भरेंगे, उससे आपका वोट। जी जी जी। ये भ्रम पैदा किया गया कि SIR एक नागरिकता का प्रमाण है। ये नागरिकता का प्रमाण है या मतदाता सूची में नाम बढ़ाने और घटाने का? बहुत दिलचस्प बात कही आपने। ये दरअसल चुनाव आयोग का काम नागरिकता को निर्धारण करना नहीं है, लेकिन चुनाव कराना है, वोटर्स को बनाना है, और वोटर इस देश के वही होंगे जो इस देश के नागरिक होंगे। ठीक है। जिस तरह से पासपोर्ट जो है वो हमें इस देश से दूसरे देश में जाने की इजाजत देता है, लेकिन ये नागरिकता का प्रमाण ये भी नहीं है। मजे की बात है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन हमें इंडियन नागरिक मानकर दूसरे देश में जाने की इजाजत देता है। ये पारपत्र है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं हमारे इस सिस्टम में, पूरे में बहुत कुछ है। लेकिन मैंने पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो आम नागरिक वही वोट दे सकता है जो भारतीय नागरिक होगा। ठीक है, अब आपने वोटर लिस्ट बनाया, ठीक है, तो वो तो नागरिक हो गया। और फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है? हाँ, ये देखिए, वो शुरुआत है। जैसे कि पासपोर्ट के सिलसिले में ये पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, लेकिन नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर लिस्ट भारतीय नागरिकों की है, और इसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल 2003 में जो उल्लेख किया गया, उसी के कारण ये जो स्लैब बनाया है 1987 और उसके बाद और 2004, ये उसी में उल्लिखित है। ये सिटीजनशिप जो रूल 2003 में आया है, उसी में ये स्लैब है। अच्छा, थोड़ा सा बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार चर्चाओं में, इलेक्शन भी है, तो बिहार का SIR और जो 12 राज्य जो अभी चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किए हैं, दोनों SIR में फर्क क्या है? थोड़ा नियमों में कुछ लचीलापन पैदा किया है। इन्यूमरेशन फॉर्म पर घर और परिवार का कोई आदमी साइन कर सकता है, कोई भर सकता है। अच्छा, किसी को दिए जा सकते हैं। वहां ये था कि साहब उसी को देना है, वही भर के देगा, और बहुत जल्दी में था। सबसे बड़ा फर्क है जल्दी का। यहाँ सुकून से हो रहा है। यहाँ सबसे पहले मैपिंग शुरू करा दी गई थी। आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख से बाकायदा वो फॉर्म दिए जाने का उल्लेख किया गया है कि साहब ये फॉर्म्स, इनोवेशन फॉर्म दिए जाएंगे, और 1 महीने तक ये प्रक्रिया चलेगी। BLO जाएगा, तो 1 महीना एक अच्छी खासी अवधि है। इस अवधि में लोग अपने डॉक्यूमेंट्स देख लेंगे, फॉर्म भर के दे देंगे। उसमें बहुत जल्दी था, बहुत कम समय दिया गया था। वाकिफ साहब, आप जमात इस्लामी हिंद से जुड़े हुए हैं, और अब मैं सवाल है मेरा कि मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं, ठीक है, मुस्लिम को डराया गया है या डरे हुए हैं इस SIR को लेकर के? तो आप ये क्लियर करके जाइए कि क्या इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं है? ये इससे आपकी नागरिकता छिनेगी या नहीं छिनेगी, ये आप हमारे दर्शकों को जरूर क्लियर करिएगा। देखिए, मेरा ये कहना है अपने देशवासियों से, खासतौर से मुसलमान भाइयों से, कि इसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आप जब आपसे मांगे जाएं तो प्रोवाइड करा सकते हैं। इसकी तैयारी की ज़रूरत है। जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बिल्कुल ठीक है। जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट किया है, उसकी मार्कशीट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है हाई स्कूल की मार्कशीट में खास तौर से, तो वो काफ़ी है। और अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो वो अपना OBC का सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र, जो बहुत आसानी से बन रहा है, आइंदा भी बनेगा, ये बनवा सकते हैं। इससे ज़्यादा एक जानकारी मैं आपको और दे सकता हूँ कि ये बर्थ सर्टिफिकेट भी लोग बनवा रहे हैं। अगर आपकी उम्र से 20 साल ज़्यादा के लोग 2 गवाही दें कि ये यहीं पैदा हुए थे और हम इन्हें जानते हैं, तो वो अपनी
ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर निगम में दो लोगों का एफिडेविट दिलाकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के कार्यालय में अप्लाई कर सकते हैं और वहां से उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। तो ये मुश्किल नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी इस तरह से मुश्किल नहीं है अगर चाहे तो। मतलब ये कहा जा सकता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आपकी नागरिकता छिनेगी नहीं, बाकी आपके पास एक सबूत और बनेगा जी, क्या भारत के नागरिक हैं। बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि क्या जो सियासी दल हैं, सियासतदान हैं, ठीक है, उनकी बयानबाजी इसमें रुकावट पैदा कर रही है? नहीं, गवर्नमेंट के काम तो चल रहे हैं, इसमें रुकावट क्या होगी? बाकी सियासी दल तो लगे हुए ना, मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं। मेरी नॉलेज में तो सियासी दल बीएलए बना रहे हैं। अभी एक पार्टी खास ने अपने बीएलएस की, बूथ लेवल एजेंट्स की मीटिंग की है और इस एसआईआर में सहयोग करने की अपील की है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर बने। और चुनाव आयोग की भी मंशा ये है कि कोई आदमी अपने अधिकार से वंचित न रहने पाए। बाकी सब पुराने एसआईआर में और नए एसआईआर में कितना अंतर देखते हैं, और क्या वो बेहतर था या ये बेहतर है? आपने क्योंकि पुराना एसआईआर भी देखा है और नया एसआईआर तो हो ही रहा है, तो क्या फर्क नजर आता है उससे? समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली है, चीजें बदली हैं, तो एसआईआर भी बदल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पहले सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की थी वोटर को बनाने की, अब नागरिक की भी है कि वो अपने इस अधिकार को पहचाने, जाने, जागरूक हो। मतलब अब ये नहीं कि इनिशिएटिव ले। अब वोटर ये रोना नहीं रो सकता कि साहब मेरे यहाँ बीएलओ नहीं आया तो मैं नहीं बनवा पाया, आपको बनवाना ही बनवाना है। जी जी। एक महत्वपूर्ण सवाल और छूट रहा था हमारा, हमने 18 साल, 18 से ऊपर की तो हम बात कर लिया, 18 से कम है, मान लीजिए 17 साल या 17.5 साल उम्र है, वो उनके लिए क्या एसआईआर जरूरी है या नहीं है? कि वो एसआईआर का हिस्सा तो नहीं कहेंगे अभी हम। वो जो 17.5 साल का जो नौजवान है जो 18 होने जा रहा है, तो वो एक स्लैब, वो डेट आयोग की तरफ से फिक्स होती है, वो फॉर्म नंबर 6 अप्लाई करेंगे। जैसे ही वो 18 के होंगे, 17.5 से 18 के होंगे, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई अभी कर देंगे वो, और वो ऑटोमेटिकली फिर वोटर बन जाएंगे। क्या 10 और 12 साल का बच्चा भी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 17, 17.5 कर सकता है? हाँ, उसकी एक लिमिट है 17 से लेकर 18 तक की। वो चुनाव आयोग के निर्देश आते हैं कि इस तारीख तक के को आप ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते। वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और वो अप्लाई करते समय जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होंगे वो देना होंगे और वो अपना वोट बनवा सकते हैं। और एसआईआर से जुड़ी या वोटर लिस्ट से जुड़ी या नाम घटाना बढ़ाना, ये सारी जानकारी और ज्यादा से ज्यादा कहाँ से एक आम नागरिक ले सकता है? देखिए, आज की तारीख में तो बहुत से एनजीओज, इस्पेक्ट एक एनजीओ है जिसने अपनी मोबाइल नंबर जारी किए हैं और लोगों से दरख्वास्त की है कि उन्हें अगर इस एसआईआर में कोई दिक्कत आ रही है तो उन नंबरों पर कॉल करने के बाद आप उन नंबरों के स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। वहाँ से उन्हें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और जिससे कि वो अपने हक वोट को हासिल कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। एक सवाल और है कि इन 12 राज्यों में ही क्यों किया गया और जो हमारे पूरे देश में क्यों नहीं किया गया इसको? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जैसे पहले बिहार में किया, 12 राज्यों में है, बतदरीज होना तो सब जगह है। वाकिफ साहब, डुप्लीकेसी को रोकने के लिए इस एसआईआर में क्या प्रावधान है? क्या इसे रोका जा सकता है या अभी भी वही चलेगा जैसे पहले चलता था? सर, डुप्लीकेसी रोकने के लिए तो गवर्नमेंट ने जो बीएलओ ऐप बनाई है वो इससे पहले से ये काम कर रही है कि डुप्लीकेसी ना हो। उसके लिए बीएलओ ऐप में पीएसई और डीएसई, फोटो सिमेट्रिक एंट्री और डेमोग्राफिक सिमेट्रिक एंट्री, वो बीएलओ ऐप पे आ जाती है। अगर किसी व्यक्ति का वोट दो जगह बना हुआ है तो वो बीएलओ ऐप पे शो करने लगता है। आपके भाग संख्या में है तो वो शो करेगा और दूसरे कहाँ है वो शो करेगा, दूसरे किस राज्य में है वो तक शो करने लगता है। तो ये बीएलओ की जिम्मेदारी होती है कि वो उसका सत्यापन कर ले और जो फेक है, जो वो कैसे, उसे हटा दे। क्या ये एपिक नंबर से होगा, कैसे होगा? मैंने आपको 2 प्रोसेस बताए, फोटो सिमेट्रिक
और डेमोग्राफिक सिमेट्रिक। फोटो सिमेट्रिक में मेरा ही फोटो बिल्कुल सेम लगा हुआ है कुरावली में, और मेरा ही फोटो लगा हुआ है धौलपुर में, तो बीएलओ ऐप ट्रेस कर लेती है उसको। और इसी तरह से डेमोग्राफिक, मेरा नाम, मेरे बाप का नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सिमेट्रिक है दूसरी जगह के वोटर से, तो वो भी कर लेती है। ये बीएलओ की जिम्मेदारी रही है, पहले भी रही है, कि वो इस डुप्लीकेसी को खत्म करें। जो पीएससी डीएससी आ रहे हैं उनके भाग संख्या में, उनको हटा दें। एक सवाल ये है कि अगर मान लीजिए बीएलओ मेरे घर पे नहीं आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूं? क्योंकि नंबर ऑफ वोटर्स बहुत हैं, ठीक है, तो बीएलओ पहले भी आप देखते रहे कि एक जगह बैठ गया और भर दिए फॉर्म, अभी भी ऐसा ही होगा, मुझे पता है, उम्मीद है। लेकिन ऐसी कंडीशन में आदमी क्या करेगा? मेरे यहाँ नहीं आ रहा है बीएलओ, तो मैं क्या करूं? मुझे अब क्या करना पड़ेगा? आपको चाहिए कि आप अपने बीएलओ से संपर्क करें, बीएलओ का पता लगाएं, उसका फोन नंबर लें, उससे संपर्क करें। और ये जो गहन परीक्षण होते हैं मानवर, मेरा मानना यह है कि बीएलओ पहुंचता ही है, आप तक न पहुंच पाए आपके पड़ोस तक पहुंचेगा, आपके किसी रिलेटिव तक पहुंचेगा, आपकी उस गली तक पहुंचेगा जहां आप रहते हैं। तो फिर कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वोटर की कुछ जिम्मेदारियां इस एसआईआर में बढ़ा दी गई हैं पहले के मुकाबले। पहले सिर्फ सरकार का काम था कि हम वोट बनाएंगे, अब यह है कि वोटर की जिम्मेदारी, नागरिक की जिम्मेदारी भी है कि वो इस बात से आगाह रहे कि उसे अपने। तो इसमें क्या लगता है आपको कि 18 साल से ऊपर का 100% वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा, जैसे पहले नहीं होता था? क्योंकि पहले आम नागरिक इतनी जिम्मेदारी लेता नहीं था, बनवाता नहीं था। इस बार वोटर लिस्ट पे ज्यादा जिम्मेदारी डाल दी गई है, तो इसका मतलब यही हुआ कि 100% वोटर बढ़ जाएगा, 100%। माना यही जाता है। ये प्रक्रिया इस जो ऐसा रिन्यूमरेशन फॉर्म है इसके बाद जो शुरू होगी, उसमें 18 साल के लोगों से के लिए फॉर्म नंबर 6 खुलेंगे, तो वो फॉर्म नंबर 6 भरेंगे और वोटर बनेंगे। जो पुरानी वोटर लिस्ट से लिंक कैसे किया जाए? कैसे अपने आप को, अपना जो एपिक नंबर डाल करके जो निकालते हैं उसको कैसे हम करें, जो कि उसमें डालना पड़ेगा हमको? क्या उसके साथ उसकी फोटोकॉपी भी नहीं? लोगों में भ्रम है कि फोटोकॉपी भी आपको लगानी पड़ेगी, ऐसा कुछ है? अभी तो सिर्फ रिन्यूमरेशन फॉर्म भरना है, उसमें आपको ये लिखना है कि मेरा वोट एग्जिस्टिंग लिस्ट में ये है, वो आएगा लिखा हुआ रिन्यूमरेशन फॉर्म पर, और 2003 की लिस्ट में मैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था मेरा वोट, ठीक है, बस ये लिखकर भेजना है, कोई डॉक्यूमेंट साथ नहीं लगाने हैं। दिसंबर में अगर आपको नोटिस मिलेगा तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है बीएलओ को। अच्छा, अभी मान लीजिए मैंने अपना वोट राजस्थान में बनवा लिया, ठीक है, एसआईआर ये हो गया, पूरा खत्म हो गया, क्या उसके बाद में अदर स्टेट में जाके मैं अपना वोटर बनवा सकता हूँ या नहीं बनवा सकता? श्योर, क्यों नहीं बनवा सकते? कैसे? इस देश में वही जो मैंने प्रक्रिया आपको इससे पहले बताई थी, तो उसको भी एसआईआर बोलेंगे? नहीं, वो एसआईआर नहीं है, वो तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। एक वोटर जो है अभी धौलपुर में रह रहा था, अब वो आगरा में रहने लगा है, तो धौलपुर से वो अपना नाम हटवाएगा और आगरा में वो अपना नाम रजिस्टर्ड कराएगा। तो ये प्रक्रिया तो चलती रहती है, समय समय पर चुनाव आयोग इसकी डेट्स जारी करता है, उस पर ये काम होते हैं, वो मुसलसल होते हैं। 2-3 सवाल है मेरे, इसलिए कि एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि वो 12 डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं, जिसमें से एक भी आदमी के पास है तो वो उसका इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, वो बताइए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि 1 जुलाई 1987 से पहले लोग जो जन्मे हैं उन्हें कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा-सा ये बताएं। देखिए, जिन लोगों के पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, जहां तक मुझे याद है 11, मैं एग्जैक्ट शायद लिस्ट न बता पाऊं, लेकिन पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, पासपोर्ट है, वन अधिकारी का प्रमाण पत्र है, सरकार ने कोई पट्टा या कोई चीज आपको अलॉट की है वो उसका कागज है, सन 87 से पहले का कोई बैंक पासबुक, 87 से पहले की बैंक पासबुक और या कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट्स है, या वो पुराने जो राशन कार्ड मिलते थे वो है। इस तरह से 11 है डॉक्यूमेंट्स, उनमें से कोई एक देना है। अच्छा,
मान लीजिए किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है, वो किसी अथॉरिटी से ही जारी होना चाहिए या हॉस्पिटल का भी चल जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र जब तक मान्य होगा, जब ही मान्य होगा, बल्कि जब तक नहीं कह सकता, जब ही मान्य होगा जब वो हॉस्पिटल खास तौर से उस निकाय से, नगर निगम, नगर पंचायत से बाकायदा ऑथराइज हो, तो वो चलेगा। लेकिन आपको ऑनलाइन प्रमाण पत्र, बर्थ प्रमाण पत्र बनवाना ही पड़ेगा। उसके भी आप पर जो मेडिक आपको हॉस्पिटल से प्रमाण पत्र मिला है, उसको जमा करके आप अपने नगर निगम से या निकाय से, स्थानीय निकाय से उसे बनवाएंगे, ऑनलाइन बनवाएंगे, बनवाना चाहिए। इस एसआईआर में क्या हम पिछली जो गलतियां हो गई हैं वोटर लिस्ट में, नाम की, डेट ऑफ बर्थ की, या फादर्स नेम, या प्लेस, तो क्या इसमें सुधारा जा सकता है? जो पिछले में स्पेलिंग्स जो मिस्टेक्स जो 2003 में गलती थी और अगर वो अभी तक आपके 2025 में आ रही है तो सुधारने की गुंजाइश तो फॉर्म नंबर 8 है, संशोधन की गुंजाइश है, उससे करेंगे आप। नहीं, उसके लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा या इसमें कर सकते हैं हम साथ? नहीं, इसमें तो सिर्फ एक काम है, पहले मैपिंग का काम होगा, इसके बाद रेन्यूमरेशन फॉर्म भरने का काम होगा। ये जो प्रक्रिया एसआईआर की है, इसमें पहला काम मैपिंग का, जो अधिकांश जगह कर लिया गया है, कुछ जगह चल रहा है। मैपिंग मींस वो वोटर्स जो 2003 में भी थे और 2025 में भी है, उनको मैप कर लिया जाएगा। यूपी में 2002 से शुरू हो रहा है ना? 2003 का। मान लीजिए कि 2003 के रोल में मेरा नाम नहीं है या मिल नहीं रहा, तो मैं कैसे उसे ढूंढूंगा? स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताएं। मान लीजिए लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहा है, मैं परेशान हूँ, मुझे करना भी है, तो उसके लिए क्या प्रावधान रहेगा फिर? आप खुद चाहे तो कर सकते हैं। अपने उस भाग संख्या जहां आप 2003 में वोट डाल रहे थे, वहां की लिस्ट निकालकर उस लिस्ट को आप आद्योपांत पढ़िए, चेक कर लीजिए, अगर आपका नाम है मिल जाएगा। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कीजिए और उससे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई मैं 2003 में यहीं रह रहा था, कौन सा भाग था जरा ये वो बताएंगे, बीएलओ आपकी हेल्प करेंगे उसमें, तो वो आपको मिल जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस एसआईआर में तो आपका नाम डिलीट हो जाएगा? नहीं, करने की संभावनाएं तो बढ़ जाएंगी ना। पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे? हम देश के नागरिक हैं, हमें करना चाहिए। ये सवाल भी आप गौर करें कि हद तक ठीक है, पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेंगे? तो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ना, तो वो तो पहले के एसआईआर में भी नहीं किया लोगों ने। हाँ, नहीं देखिए, अब पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर है। हम और आप जिस तरह से बैठे हुए हैं, आज से 22 साल पहले इस तरह से बैठ के बातचीत नहीं हो पाया करती थी। आज हम बातचीत इस स्टाइल में कर रहे हैं। आज से पहले देखें आप, 22 साल पहले इंटरनेट की क्या पोजीशन थी। तो अब ये तो फर्क तो आप मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। लोगों के अंदर जागरूकता आई है। आधार कार्ड को किस तेजी के साथ लोगों ने बनवाया, इसे देखिए आप। कोई इसे नहीं कहता कि साहब हम इसे बहिष्कार करेंगे, क्योंकि जरूरत बन गई है वो। तो ये नागरिकता, या ये कहिए कि वोटर कार्ड, वोटर लिस्ट में हमारा नाम होना, ये हमारी जिम्मेदारी है, इस देश के अच्छे नागरिक का कर्तव्य है। तो ये पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, गैर बुद्ध, सभी लोगों को, आम जनमानस को चाहिए कि इस पर काम करे और इस एसआईआर में सहयोग करे। तो एसआईआर के बारे में कुछ आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहेंगे? कुछ आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है या जो हमसे छूट रहा हो, तो उस पे क्या? देखिए साहब, एसआईआर में मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगा कि सबसे पहला चरण जो रिन्यूमरेशन फॉर्म का है, इसे भरकर संबंधित बीएलओ को दें। और अगर इसके बाद आपके पास नोटिस आता है तो आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट 11 डॉक्यूमेंट्स में से होना चाहिए। जिनके पास नहीं है वो कम से कम अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवा दें। ये बहुत आसानी से तहसील से बन जाते हैं और जब वो प्रमाण पत्र होगा आपके पास तो वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल हो जाएगा। इससे ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इसको क्या एसआईआर 2025 को सीरियसली लेना जरूरी है? बेइंतहा जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, राष्ट्र हित में कार्य है, ये हमारी डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है, इस सिलसिले में कार्य है ये। तो इस पे तो हमें अच्छी तरह से भागीदारी करना चाहिए। हाँ वकील साहब, एक सवाल
हमारी टीम की तरफ से भी आया कि क्या जो आदमी बिल्कुल अशिक्षित है और जागरूक नहीं है, उसे कितना सीरियस लेना चाहिए और उसके लिए वो कैसे अपना बनवाए ये सारी चीज़ें, और नहीं बनवाता तो उसके लिए बहुत दिक्कतें क्या हो सकती हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2003 में जिन लोगों का नाम है, उन्हें किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो 2003 की लिस्ट का रेफ़रेंस ही काफ़ी है। लेकिन 2003 की लिस्ट में जिन लोगों का नाम नहीं है, उनको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराना होंगे नोटिस मिलने की स्थिति में। जब चुनाव आयोग आपको नोटिस भेजेगा कि ये आपका रेन्यूमरेशन फॉर्म आया है, इसमें हमें आपके इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, इन 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराइए, तो वो हमें प्रोवाइड कराना चाहिए। ऐसे में आस-पड़ोस के लोग जो शिक्षित हैं, जो जागरूक हैं, उनका ये दायित्व है कि वो अपने पड़ोसी के काम आएँ, उनकी हेल्प करें, उनकी रहनुमाई करें, मार्गदर्शन करें कि वो अपना जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र तो कम से कम बनवा लें। एक और आखिरी सवाल यह है कि ऐसे जो बिल्कुल पिछड़े इलाके हैं या एरियाज़ हैं, दलित हो गए या अल्पसंख्यक एरियाज़ हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, वहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है, ठीक है? तो ऐसे में क्या-क्या लोगों को ड्राइव चलाने चाहिए, ख़ासकर सामाजिक संस्थाएँ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए उन इलाकों में जाकर के? सामाजिक संस्थाएं जागरूकता कार्यक्रम चला रही हैं, चलाना चाहिए। उन जगहों पर जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, वोट की अहमियत बताना चाहिए नागरिकों को, वोटर लिस्ट में नाम की अहमियत को बताना चाहिए और बताना चाहिए कि इसके लिए उन्हें क्या करना है। तो ये मुश्किल काम नहीं है, जैसा मैं बार-बार आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना मुश्किल काम नहीं है। जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र ये दोनों आसानी से बनवाए जा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हाई स्कूल नहीं किया है। जिन्होंने हाई स्कूल किया है उनके लिए हाई स्कूल की मार्कशीट काफ़ी है। और 2004 के बाद तो मेरा मानना ये है कि अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अपने बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवा रहे हैं। इसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। पहले जो लोग जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते थे, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते थे, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस तो आई है। लेकिन ये कहें कि बहुत कुछ अवेयरनेस आ गई है तो बहुत कुछ काम करने के। कुछ परिवर्तन तो हुआ है और कुछ करने की आवश्यकता है। ये हम सबकी आवश्यकता है कि हम इस काम में लगें और अपने-अपने कम से कम अपने-अपने बीएलओज़ का सहयोग करें। उन्हें बताएँ कि आपकी लिस्ट में ये नाम है, इनको तो मैं जानता हूँ, ऐसा करता हूँ ये, तो ये काम हो जाएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया वाकिफ़ साहब, आप हमारे शो में आए। तो ये थे वाकिफ़ हुसैन साहब, जिन्होंने हमें एसआईआर के बारे में विस्तार से बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।